नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय विनीता दोनों ही एक साथ ब्रेकफास्ट करने के बारे में सोचते हैं और विनीता उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आज ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ये कहकर वो किचन से उसे बाहर कर देती है और उसके बाद वो किचन में खाना बनाने लगती। खाना बनने के बाद वो विनय को कहती है कि नीचे आओ, मैंने खाना बनाया है। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो उसके पास आ ही रहा होता है, तभी उसे ध्यान आता है कि मुझे उसे सरप्राइज़ देना था। वो तुरंत जाती है सीढ़ी के पास, तब तक वो नीचे आ चुका होता है। तब वो कहती है उसके आंखों पे हाथ रख कि मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जिस पर विनय कहता है कि मैं भी जा सकता हूँ। जिस पर विनीता कहती है हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँ। विनय कहता है अरे मैं चल सकता हूँ ना, खाना ही तो है, मैं देख लूँगा तो क्या होगा। विनीता कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी। जिस पर विनय कहता है अरे वहाँ जाके भी तो मुझे देखना है, यहाँ से देख लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल। जिस पर विनीता ऐसे कुछ बोलने वाली होती है तो विनय कहता है ठीक है पापा, नहीं कुछ कहूँगा, चलो, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं, चिंता मत करो, इतना भरोसा रखो मुझ पे। हाँ मुझे पता है तुम नहीं गिराओगी। वो उसका हाथ पकड़ आंखों पे हाथ रख उसे चलने के लिए कहती है एक स्टेप नीचे। फिर वो स्टेप नीचे करती है, नीचे करता है और फिर उसे कहती है, चेयर खींचती है, उसको बैठाती है और कहती है बैठो। जिस पर विनय बैठने के बाद कहता है हाँ ठीक है, मैं बैठ गया, लेकिन अब बताओ, अब हटाओ हाथ, मैं देखना चाहता हूँ खाना। जिस पर वो कहती है 1 मिनट, आंखें मत खोलना हाँ। फिर वो पूरे घर को थोड़ा अंधेरा जैसा कर देती है। फिर वो कहती है कि आंखें मत खोलना हाँ, 1 मिनट रुकना हाँ। विनय कहता है तुम्हारी आवाज़ दूर से आ रही है। जिस पर विनीता कहती है मैंने कहा ना आंखें मत खोलना। जिस पर विनय कहता है ठीक है मैं नहीं खोलूँगा। विनीता पूरे कमरे को, उस जगह को एकदम से थोड़ा डार्क जैसा कुछ कर देती है, पर्दे वर्दे लगा करके, और वो काफ़ी सुंदर सा जगह लग रहा होता है। उस जगह को, वो डाइनिंग टेबल को काफ़ी खूबसूरत तरीके से फूलों से थोड़ा सा सजाती है। जो कि ठंडी का मौसम होता है तो फूल नहीं मिलते हैं, तो वो जो उसके पास थे आर्टिफिशियल फूल, वो सारे फूल टेबल पे रखती है और कुछ कैंडल्स जलाती है और फिर उसे कहती है आंखें खोलो। आंखें जैसे वो खोलता है, वो देखता है कचौड़ी। वो कहता है कचौड़ियाँ बनाई है तुमने। जिस पर विनीता कहती है खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा शायद। जिस पर विनय कहता है क्या तुमने माँ से पूछा था। विनीता कहती है तुम खाओ ना, मैं तुम्हें परोसती हूँ। वो खाने के लिए देती है उसे कचौड़ियाँ और कहती है खा कर देखो। जिस पर विनय कहता है तुम खिलाओ। फिर विनय भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। विनीता उसे अपने हाथों से खिलाती है, चाट बना करके उसमें कचौड़ियों को फोड़ती है, उसमें छोला डालती है, उसमें थोड़ा दही डालती है, थोड़ा सा उसमें सेव डालती है, थोड़ा सा अचार मिक्स करके रखती है वो डालती है। वो सारी चीज़ें ऐड करके वो उसे बना करके कचौड़ी चाट उसे खिलाती है। उसे खाते ही विनय कहता है कमाल का टेस्ट है ये, तुमने कैसे बना दिया इसे, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। जिस पर विनीता कहती है अभी ठंडी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में नहीं मिल रही थी, तो जो मिला मैंने वो सब इस्तेमाल कर दिया घर पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर पे ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, मिक्सचर, सेव। बस जो चीज़ नहीं थी वो थी इमली और धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये सब होता है तो मैं ये वो भी डालती, लेकिन जो कि मार्केट में अभी सब्जियां बहुत शॉर्टेज है तो नहीं मिल रही थी। और जिस पर विनीता से विनय पूछता है कि तुम्हें ये सब मिला कहाँ से, तुम कब से तैयारी करी थी इसकी। तब विनीता कहती है मैंने कल रात को ही सब के बारे में सोच लिया था, मैंने माँ से बात की जब तुम बाहर में बर्तन धो रहे थे, तब माँ ने बताया कि तुम्हें कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, पर और तुम मेरे लिए बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी तबीयत उस टाइम पे ख़राब थी तो तुमने नहीं बनाए मेरे पीरियड्स की वजह से। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और तुम बनाने भी वाले थे मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरे हाथ की बनाई हुई कचौड़ियाँ खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा इसलिए। अच्छा लगा क्या।
जिस पर विनय कहता है बहुत अच्छा लगा, तुमने इमली की जगह आम का इस्तेमाल किया, ये बहुत टेस्टी है। सच में मुंह में पानी आ रहा है, और बनाओ ना। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ, तुम खाते रहो। वो और चाट बना बना करके उसे देती रहती है। वो 4 5 6 7 काउंट भी नहीं करता स्टार्टिंग में, खाते जाता है। 8 खाने के बाद विनयता कहती है तुमने ये 8वीं खाई है। विनय कहता है सच में मैं इतना खा चुका हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुमने इतनी टेस्टी बनाई है कि मैं खा ही नहीं पा रहा, मतलब मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। वही कहते हुए खाते जाता है, लेकिन फिर कहता है नहीं नहीं और नहीं खाऊंगा, बहुत खा लिया है, पेट तो भर गया पर मन नहीं भर रहा है। विनीता कहती है इतना भी कम नहीं बनाया मैंने, तुम बाद में भी खा सकते हो। जिस पर फिर विनय उसके लिए चाट बनाने लगता है और फिर उसे खिलाता है। जिस पर विनीता कहती है मैं खा लूँगी बना के। जिस पर विनय कहता है तुमने सारा खाना खुद ही तो बनाया है, मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। नहीं आज तो रहने दो, मैं कर लूँगी। जिस पर विनय कहता है मैंने कहा ना मैं बनाऊँगा। फिर वो उसके लिए बनाता है चाट और उसमें एक्स्ट्रा सेव डालता है। तो फिर कहती है ये सब किस लिए, मैं इतना भी ऑयल नहीं खाती। जिस पर वो कहता है कम से कम आज के दिन तो इतना डाइट मेंटेन मत करो। देखो मैं डाइट मेंटेन नहीं करती, मैं खाने पीने के मामले में बिल्कुल डाइट नहीं करती मेंटेन, लेकिन मैं हेल्दी खाना को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन ये अच्छा लग रहा है खाने में, सच में मैंने बहुत अच्छा बनाया है। खुद को अप्रिशिएट करती है वो। विनय भी उसे कंधे पे अप्रिशिएट करते हुए कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा बनाया है। फिर वो उसके सर को किस करने वाला होता है तो फिर उसे ध्यान आता है कि उसने तो मुंह धोया ही नहीं है, तो वो उसके लिप्स पे किस करता है। जिस पर विनीता एकदम से हैरान होती है और कहती है क्या कर रहे हो। जिस पर विनय कहता है बस तुम्हें किस करने का मन किया इसलिए किस किया। जिस पर विनीता कहती है ऐसा मत किया करो, मैं खाना खा रही हूँ। वो शर्माते हुए कहती है तो विनय कहता है मैं तो करूँगा, तुमने इतना अच्छा खाना ही बनाया, अब तुम्हारे हाथों पे तो किस कर नहीं सकता और माथे पे भी नहीं, तो मैंने सोचा लिप पे किस कर देता हूँ, क्या मतलब। जिस पे विनीत कहता है तुम्हारे होंठ बहुत प्यारे हैं। विनय की बातें सुन विनीता और शाय होती है और कहती है तुम जाओ तो यहाँ से, मुझे शांति से खाने दो। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए चाट बना देता हूँ। जिस पर विनीता कहती है नहीं तुम जाओ, मैं खुद बना लूँगी। विनय फिर भी ज़िद करता है और उसके लिए चाट बना करके रख देता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है हाथ धोने के बाद हाथ और मुंह पोंछ कर आता है और उसके बाद फिर वो उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया। विनीता शर्माती है और कहती है ठीक है ना जाओ, और कितनी तारीफ़ करोगे। ये कहते हुए वो उससे जाने के लिए कहती है। विनय जाता है, फिर लौट कर आता है और उसके गालों को पिंच करते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है अब जा रहा हूँ। विनीता हंसती है और फिर खाना खाने लगती है। खाना ख़त्म होने के बाद वो जाती है कि रसोई में और बर्तन धोने वाली होती है। तभी विनय लौट कर आता है और कहता है अब मेरा काम है। जिस पर विनीता कहती है क्या मतलब। देखो सुबह का ब्रेकफास्ट तुमने बना दिया खाना और बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी किया सब कुछ, लेकिन अब मुझे काम करने दो। जिस पर वो कहती है क्या करने वाले हो। बर्तन धोऊंगा और दोपहर के लिए शानदार सा लंच रेडी करूँगा। अच्छा तो तुम अब खाना बनाओगे, पर मेरा पेट इतना भर गया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दोपहर का खाना खाऊंगी, और वैसे भी अगर खाने का मन किया तो कचौड़ियाँ घर पे पड़ी हुई है, मैं उसे ही खा लूँगी। हाँ तो ठीक है रात का डिनर तब बना दूँगा। ठीक है। फिर वो कहता है कि चलो ना साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं टीवी के सामने और मूवी देखने लगते हैं। जब वो मूवी देख रहे होते हैं तो विनय विनीता के गोद में सर रखता है और कहता है पहली बार मैं किसी के
ऐसे सर में गोद रख रहा हूँ। वैसे तो मम्मी के रखता था, पर ये पहली बार है कि मैं किसी लड़की की गोद में सर रख रहा हूँ। विनीता कहती है अच्छा। फिर वो उसके सर को सहलाने लगती है, उस पे सर पे हाथ फेरती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। और विनय कहता है तुम क्या कर रही हो। फिर विनय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके सर को पकड़ के उसे लिप टू लिप किस करने लगता है। जब वो उसे किस कर ही रहा होता है तभी विनीता कहती है छोड़ो ना, मुझे मूवी देखना है। फिर वो उसे धक्का देती है और मूवी इंजॉय करने लगती है शर्माते हुए। मूवी देखने के बाद वो मूवी के दौरान काफ़ी रो रही होती है, सैड सीन देख करके, माँ बाप के सीन को देख करके। तब विनय उठता है और उसे गले लगाता है और कहता है मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारा कभी भी दुखी नहीं होने दूँगा। विनीता कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस माँ की याद आ गई। विनीता उसके कंधे पर सर रख रो रही होती है। विनय उसे काम करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर विनीता उसी के कंधे पे सर रख कर मूवी देखने लगती है। तो विनय उसे अपनी गोद में सोने के लिए कहता है। विनीता उसकी गोद में सच में सर रख कर सोने लगती है और मूवी को देखने लगती है। विनय उसके सर को सहलाता है और उसके बालों को से खेलने लगता है। विनीता कहती है क्या कर रहे हो, जिस पर विनय कहता है तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं ना, तो और लंबे बनाओ करोगी तो अच्छी चोटी बनेगी ना। जिस पर विनीता कहती है तो तुम चोटी बना के देखो, तुमसे चोटी बनती है क्या, तुम्हें आती है चोटी बनाने। जिस पर विनय कहता है हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो चोटी बनाने लगता है। विनीता कहती है तुम्हें सच में बनानी आती है, मैं उठ जाऊँ तब बना लेना, ठीक है। जिस पर विनीता पूछती है तुम्हें चोटी कैसे बनानी आती है। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने माँ को देखा था चोटी बनाते हुए, वो कैसे चोटी बनाती थी, बस मुझे स्टार्टिंग नहीं पता पर मुझे एंडिंग पता है कि 3 लेयर होते हैं और तीनों को एक दूसरे के ऊपर लपेटते रहना है और फिर वो चोटी बन जाती है। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि ऐसे 3 लेयर होते हैं। हाँ मुझे तो लगता है ऐसे ही चोटी बनती है, मैंने माँ को देखा था। सिंपल कैलकुलेशन है, सभी बालों को एक फॉर्मेट में रखो और देखो ये तुम्हारी इकोनॉमिकल चीज़ों की बातें नहीं हो रही है। तुम यहाँ पे अपने बैंक वाले डायलॉग्स मत लेकर आओ। देखो मैं बैंक वाले डायलॉग नहीं लेकर आ रहा, मैं जानती हूँ तुम कॉमर्स लेके पढ़े हो, पर तुम ऐसी बातें यहाँ कैसे कर सकते हो। देखो मैं जानता हूँ कि मैं अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहता हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि मैं चोटियों को कैसे। तो विनीता उसे किस करती है और कहती है चुप हो जाओ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी। विनय भी सच में चुप हो जाता है और कहता है अब मेरी बारी है। विनीता कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बारी का क्या मतलब है। वो उठ जाती है। विनय उसे गुदगुदी करने लगता है और कहता है मेरी बारी मतलब ये है कि मैं तुम्हें तंग करूँगा अब, जैसे तुमने मुझे तंग किया। विनीता कहती है मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, तुम बस परेशान थे तो मैं परेशान नहीं था, बस मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें किस किया, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम पहली बार किसी लड़की से ऐसे बात कर रहे हो, लेकिन तुम ठीक हो अपनी जगह, परफेक्ट हो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं पहली बार किसी को डेट कर रहा हूँ और किसी से शादी भी करने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो, तुम दुखी हो। इसलिए ठीक है मैं जानती हूँ ये सब, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं खुश हूँ। ये कहते हुए उसे गले लगाती है। विनय भी उसे गले लगाता है और कहता है तुम्हें पता है ना मुझे बात करनी नहीं आती है इस मामले में, मैं बिल्कुल ना समझ हूँ। हाँ किस करना तो बहुत अच्छे से आता है। ये कहते हुए वो उसके चेहरे को पकड़ के उसे किस करती है और कहती है देखो मुझे भी आता है,
लेकिन मुझे तुमसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो भी कहोगे मैं सुन लूँगी। विनय कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा। विनीता उसके सर पे हाथ फेरती है और कहते हैं देखो, तुम एक अच्छे बच्चे हो और मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है। जिस पर वो कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। जिस पर विनीता कहती है क्यों ना कहूँ, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हें दोनों चीज़ें आती हैं। क्या मतलब दोनों चीज़ें आती हैं? दोनों चीज़ें मतलब तुम थोड़े ओल्ड हो लेकिन तुम न्यू वर्जन में हो। क्या मतलब ओल्ड हो न्यू वर्जन में हो? मतलब ये कि देखो, पहले के टाइम के लोग अपने रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस रहते थे और वो अपने रिश्तों का बहुत ख्याल भी रखते थे, उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। पर आज के लड़के या लड़कियां अपने रिश्तों को लेकर सीरियस नहीं होते हैं और उसका ख्याल भी नहीं रखते उतना। लेकिन तुम दोनों के कॉम्बिनेशन में हो। तुम केयर करना जानते हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना जानते हो, जो कि पहले के टाइम के लोग बिल्कुल नहीं करना जानते। उन्हें कुछ भी कह दो, वो एक्सप्रेस करने के नाम पे कुछ नहीं कर पाते थे। उन्हें बस एक ही चीज़ आती थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे कहने के लिए मत कहो, मुझे नहीं कहना वो। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। लेकिन आज के टाइम के लड़के थोड़ी सी अलग हैं। वो केयर करना जानते हैं, प्यार करना जानते हैं, वो ख्याल रखना जानते हैं। पहले के लड़कों को ख्याल रखना आता ही नहीं था। उन्हें अगर कह दो ख्याल रखने के नाम पे तो वो बहाने मनाने लगते थे। मैंने खुद मेरे दादाजी को देखा था। मेरी दादी जब बहुत बीमार थी ना, तो मेरी दादी उनसे बस एक ही चीज़ कहती थी, बस मेरे साथ रहो। मेरे दादा सोचते थे कि कैसे मेरी दादी का वो ख्याल रखें। लेकिन मेरे दादा हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे कि वो कैसे रखें। उन्हें प्यार करते थे बहुत, लेकिन उन्हें प्यार जताना नहीं आता था। पर दादी ये चीज़ समझती थी, इसलिए मेरी दादी बस मेरे दादा को कहती थी कि तुम मेरे पास बस बैठे रहो और कुछ मत कहो। वो दोनों सच में बहुत अच्छे थे। हाँ, मेरे दादा अभी भी बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारी दादी? वो नहीं है। मेरे पापा के और मम्मी के डेथ के बाद वो भी काफ़ी बीमार रहने लगी और आखिरी समय में उन्होंने बस अपने हस्बैंड का हाथ थामा, मेरे दादा का, और उन्होंने अपने आखिरी शब्द मेरे दादा से ही कहे थे। मुझे पता नहीं कि उन्होंने दादाजी से क्या कहा, क्योंकि हर कोई कहता था कि दादाजी दादी से इतना प्यार करते हैं कि अगर दादी को कुछ हो गया तो दादाजी भी नहीं रहेंगे। लेकिन मेरी दादी ने पता नहीं मेरे दादाजी से क्या कहा। मेरे दादाजी बहुत खुश हुए। जब मेरी दादी जा रही थी तब मेरी दादा के चेहरे पे सुकून था। मैंने मेरे दादा को गले लगाया क्योंकि मुझे लगा वो दुखी होंगे। तब मेरे दादा ने मुझसे कहा कि जिसे जाना है वो चले जाएंगे, हम बस उन्हें खुशी खुशी विदा कर सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो वहाँ खुश होंगे। हम बस इसकी प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे दादा की बातें मुझे आज भी याद है। वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी दादी बहुत अच्छी इंसान है और वो हमेशा खुश रहेगी। मेरे दादा हमेशा भगवान के पास जाते थे। मेरी दादी के जाने के बाद मेरे दादा सबसे ज़्यादा धार्मिक बन गए। मुझे तो यकीन ही नहीं। मेरे दादा नॉर्मली काम में इतनी व्यस्त रहते थे कि उनके पास पूजा पाठ करने का समय नहीं होता था। मेरी दादी के जाने के बाद उन्होंने सारे काम मेरे चाचा को सौंप दिया और फिर वो तीर्थ में निकल गए और हर जगह बस दादी के नाम की प्रार्थना करते थे और मेरे मम्मी पापा के नाम की, क्योंकि मैं भी उनके साथ जाया करती थी उस टाइम पे। वो मेरा दिमाग शांत रखने के लिए वो मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे उस टाइम पे, ताकि मैं मम्मी पापा के बारे में सोच कर ज़्यादा दुखी ना हूँ, ज़्यादा रोऊँ ना। क्योंकि उनके जाते ही मेरे दादा दादी भी चले गए। मैं एकदम अकेली हो गई, क्योंकि मेरे दादाजी से ज़्यादा बनती नहीं थी। मैं उनसे ज़्यादा बात ही नहीं करती थी क्योंकि वो मुझे खड़ूस लगते थे। मुझे लगता था कि वो कभी हंसते ही नहीं हैं।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी